मित्रों, आज हम उस बड़े खतरे का डीएनए टेस्ट करेंगे जो हॉर्मुज संकट से भी बड़ा है, जो पूरी दुनिया के लिए परमाणु खतरे से भी ज्यादा विध्वंसक है। इसका नाम है मंदी। इस बार सदी की सबसे बड़ी मंदी आने की आशंका जताई जा रही है। मंदी की आहट ने चीन को अभी से इतना डरा दिया है कि उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इस तैयारी से पहले आपको हॉर्मुज की नाकेबंदी के बारे में बताएंगे। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद हॉर्मुज की नाकेबंदी का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस बार नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से हो रही है। ट्रंप ने ईरान से आने जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। इस नाकेबंदी का असली मकसद चीन की गर्दन दबाना है, क्योंकि चीन ही वो देश है जो हॉर्मुज बंद होने से पहले और उसके बाद भी ईरान से लगातार तेल खरीद रहा है। ये चीन और ईरान दोनों के लिए फायदे की स्थिति थी। एक तरफ चीन को हॉर्मुज बंद होने के बाद भी तेल की सप्लाई मिल रही थी, दूसरी तरफ ईरान को युद्ध लड़ने के लिए चीन से पैसा मिल रहा था। यही वजह है कि अमेरिका ने अब ईरान की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने का फैसला किया है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के पीछे उसका असली इरादा चीन तक तेल नहीं पहुंचने देना। यानी चीन जिस तरह चुपके से ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ठीक उसी तरह अमेरिका भी चुपके से चीन पर शिकंजा कस रहा है। मित्रों, अपने खिलाफ अमेरिका की इस आर्थिक नाकेबंदी के बीच चीन ने अब मान लिया है कि मंदी आने वाली है। अमेरिका के इस कदम से चीन डरा हुआ है। उसे मंदी की चपेट में आने की आशंका सता रही है। यही वजह है कि उसने मंदी के खिलाफ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आर्थिक मंदी से चीन की निपटने की तैयारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन की यह तैयारी दिखाती है, बताती है कि युद्ध की वजह से अभी तक मंदी की जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो अब वास्तविक खतरा बन सकती है। मित्रों, चीन ने आखिर मंदी से निपटने की तैयारियां क्यों शुरू की, यह बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि चीन किस तरह की तैयारियों में जुटा है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक चीन 2008-2009 जैसी मंदी से निपटने में जुट गया है। चीन के सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम से 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा कैश निकाला है। पहली बार में 890 अरब युआन निकाले गए, उसके बाद 250 अरब युआन और निकाले गए। यानी अब चीन के कॉमर्शियल बैंकों के पास लोन देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन कम रहेगा। यह अचानक लिया गया फैसला था, क्योंकि पिछले कई महीनों से चीन का सेंट्रल बैंक कोविड के बाद की मंदी से निपटने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा बढ़ा रहा था। मित्रों, चीन के ताजा निर्णय के पीछे युद्ध की वजह से तेल की बढ़ती कीमत है। तेल का दाम बढ़ने से चीन में महंगाई का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। अगर चीन का सेंट्रल बैंक सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा छोड़ देता तो कर्ज सस्ता और आसान हो जाता। सिस्टम में कम पैसा रहने से कर्ज लेना महंगा होता है, इससे महंगाई नियंत्रण में रहती है। साथ ही आर्थिक संकट आने पर चीन के सेंट्रल बैंक के पास सिस्टम में पैसा डालने की पूरी क्षमता भी होगी। फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा निकालने के अलावा चीन ने अपनी तैयारियों के तहत डॉलर आधारित संपत्तियों से अब दूरियां बना ली हैं। चीन में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पिछले 20 वर्षों के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। मित्रों, चीन के पास अब केवल 694 अरब डॉलर का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। यह पिछले 20 वर्षों का सबसे निचला स्तर है, जबकि 2013 में चीन के पास 1317 अरब डॉलर का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड था। यानी सर्वोच्च स्तर से यह लगभग आधा हो गया है। अमेरिकी बॉन्ड में कमी करके चीन अपनी विदेशी मुद्रा के भंडार को अमेरिका से दूर कर रहा है, वहीं घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। चीन को उम्मीद है इससे मंदी का जवाब देने में मदद मिलेगी। मित्रों, चीन एक तरफ अमेरिकी बॉन्ड से अपना पैसा निकाल रहा है, दूसरी तरफ सोने में अपना निवेश बढ़ा रहा है। मार्च के आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास 2313 टन सोने का भंडार है। इसकी कीमत 343 अरब डॉलर है। चीन ने पिछले 17 महीने में 300 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। वैसे ANZ बैंक का अनुमान है कि चीन का वास्तविक स्वर्ण भंडार 5,500 टन से ज्यादा है। यानी जितने टन की घोषणा की गई उससे दोगुने से ज्यादा। मित्रों, ये 3 प्रमुख कदम चीन ने मंदी से निपटने के लिए उठाए हैं। यानी फाइनेंशियल सिस्टम से 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा पैसा निकालकर अगले संकट के लिए ताकत बचाई गई है। अमेरिकी बॉन्ड से पैसा निकालकर वो डॉलर के जाल से बाहर निकला है और सोने में पैसा लगाकर सुरक्षित संपत्ति की तैयारी की है, जो दुनिया में अनिश्चितता, युद्ध और प्रतिबंधों के समय मददगार।
मित्रों, तो चीन ने मंदी से निपटने की तैयारी वैसे ही शुरू नहीं की, उसने अपनी तरफ तेजी से बढ़ती मंदी साफ साफ देखनी भी शुरू कर दी है। अब समझिए, पिछले 35 वर्षों में अपनी सबसे धीमी विकास दर का चीन सामना कर रहा है। मार्च में ईरान युद्ध के बीच चीन सरकार ने अपनी जीडीपी विकास लक्ष्य घटाकर 4.5 से 5% के बीच कर दिया। यह 1991 के बाद सबसे कम है। सोचिए, विकास के मामले में जो स्थिति 2008 की मंदी के दौरान नहीं बनी, उससे भी खराब अनुमान ईरान युद्ध की वजह से है। ये हालात सिर्फ चीन के नहीं होने वाले, बल्कि युद्ध के असर से दुनिया के कई देशों का आर्थिक विकास इसी तरह कम होने वाला है। आपको मंदी के कुछ और बड़े संकेतों के बारे में भी जानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जनवरी 2026 में अनुमान लगाया था कि दुनिया की जीडीपी में 3.3% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद विश्व बैंक ने कह दिया है कि विकास दर 3% या उससे कम रहेगी। युद्ध लंबे समय तक चलने पर IMF के अनुमान से 1% कम विकास होगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के आकलन के मुताबिक आर्थिक विकास दर 2.7% रहेगी। आर्थिक विकास में कमी आने के ये सभी आकलन शुरुआती हैं। अब युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। इस तरह आने वाले दिनों में विकास दर के अनुमान में और कमी आएगी। मित्रों, IMF के अनुसार तेल की कीमत में लंबे समय तक 10% बढ़ोतरी से दुनिया में महंगाई लगभग 0.5% बढ़ती है, जबकि विकास में भी कमी आती है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की महंगाई का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। मैक्वेरी के मुताबिक अगर जून तक युद्ध नहीं थमा तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। मैक्वेरी के मुताबिक तेल का दाम $200 तक जाने की आशंका 40% है। ईरान ने युद्ध की शुरुआत से ही यह लक्ष्य रखा है कि कच्चे तेल की कीमत $200 तक किसी भी तरह पहुंच जाए। इसका यह मतलब है कि युद्ध की शुरुआत से पहले की तुलना में तेल का दाम लगभग 3 गुना हो सकता है। $70 से $200 कीमत होने पर महंगाई में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, जबकि दुनिया का जो विकास है वो 2% कम होगा। इससे आर्थिक मंदी का असर और ज्यादा होगा। मित्रों, युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका में आज भी तेल की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी हुई। युद्ध विराम के बाद जिस कच्चे तेल का भाव $93 प्रति बैरल हो गया था, वो अब एक बार फिर से $100 के पार चला गया। आज कच्चे तेल के भाव में 7% की बढ़ोतरी हुई और दाम $102 के पार पहुंच गया। यह बढ़ोतरी सिर्फ दोबारा युद्ध शुरू होने की आशंका में हुई है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान ने मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी तो कीमत में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। तेल की कीमत में जहां बढ़ोतरी हुई, वहीं शेयर बाजार ने एक बार फिर से गोता लगाया। पिछले हफ्ते युद्ध विराम की उम्मीद में भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार बढ़े थे, लेकिन आज एक बार फिर शेयर बाजार में गिरावट आई। जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, जर्मनी और फ्रांस के बाजार नीचे रहे। अमेरिका का डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला है। मित्रों, युद्ध विराम से पाकिस्तान के शेयर बाजार में 14,000 पॉइंट्स का जबरदस्त उछाल आया था, लेकिन आज KSE 100 इंडेक्स 6,600 पॉइंट यानी लगभग 4% गिरकर बंद हुआ। इस तरह आज दुनिया में सबसे ज्यादा गिरावट पाकिस्तान के शेयर बाजार में दर्ज की गई है। मित्रों, गिरावट भारतीय शेयर बाजार में भी रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, लेकिन बाद में बाजार कुछ हद तक संभल गया। आज का कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स 703 पॉइंट गिरकर एक बार फिर 77,000 के नीचे आ गया। निफ्टी में 208 पॉइंट की गिरावट आई और वो 24,000 के नीचे बंद हुआ। इस तरह भारत के निवेशकों को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शेयर बाजार में यह गिरावट युद्ध शुरू होने से पहले से चल रही है। युद्ध की शुरुआत के बाद इसमें और भी तेजी आई है। यह भी आर्थिक मंदी का एक संकेत है। शेयर बाजार अक्सर मंदी की शुरुआत से पहले गिरने लगता है, क्योंकि यह भविष्य के अनुमानों को सबसे पहले समझता है। बाजार की गिरावट भविष्य की आर्थिक कमजोरी को पहले से भांपने का एक तरीका है। मित्रों, चीन के अलावा भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके सामने मंदी की समस्या आने वाली है। यूरोप के कई देशों में मंदी की आशंका जताई जा रही है। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे अमीर देश भी शामिल हैं। ये देश यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अगर यहां मंदी आई तो दुनिया के दूसरे देशों तक फैलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। ईरान वॉर से अरब के देशों को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध के कारण अरब देशों की GDP में $120 अरब से
$194 अरब यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से 16 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आएगी। अरब देशों की जीडीपी में लगभग 4% से लेकर 6% तक की गिरावट आएगी। कुवैत और कतर जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में 14% तक की गिरावट होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। यूएनडीपी के मुताबिक युद्ध की वजह से अरब देशों में 37 लाख नौकरियां जाएंगी और लगभग 40 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। मित्रों, इन देशों में लाखों भारतीय रहते हैं जो वहां नौकरी करते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा तो हमारे देशों के लोगों पर भी इसका असर होगा। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के टूरिज्म सेक्टर को प्रतिदिन करीब $60 करोड़ यानी लगभग 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सोचिए, ये सिर्फ 4 हफ्तों के युद्ध का अनुमान है, जबकि युद्ध के लगभग 6 हफ्ते बीत चुके हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा नुकसान यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश को होगा, जो दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिने जाते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2026 में खाड़ी देशों की विकास दर नेगेटिव में चली जाएगी, यानी इन देशों में मंदी का खतरा सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? जो देश पेट्रोल डॉलर की कमाई से मालामाल रहते थे, उन्हें इस युद्ध ने मंदी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। मंदी की आशंका से अमेरिका भी नहीं बचा है। बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू करने के बाद ट्रंप इससे अमेरिका को बाहर निकालने में नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मंदी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक तेल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से अगले 1 साल में अमेरिका में मंदी की आशंका 49% है। वहीं गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में मंदी की आशंका 30% है, जबकि युद्ध से पहले मंदी की आशंका 25% थी। यानी दुनिया को युद्ध की आंख में झोंकने वाले ट्रंप अमेरिका को भी आर्थिक मंदी की तरफ ले गए हैं। वैसे भी हर बड़े तेल संकट के बाद अमेरिका में मंदी आने का ट्रेंड रहा है। 1973, 1979 और 1990 के तेल संकट के बाद अमेरिका में मंदी आ चुकी है। मंदी की आशंका को लेकर दुनिया के देशों को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। हाई रिस्क यानी सबसे ज्यादा मंदी की आशंका वाले देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। ये सभी देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं। ये युद्ध में भी शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके यहां मंदी दस्तक देने वाली है। मॉडरेट हाई रिस्क यानी ज्यादा आशंका वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश हैं। यहां आपको दुनिया में मंदी की आशंका भी जाननी चाहिए। जेपी मॉर्गन के मुताबिक दुनिया में मंदी की आशंका 40% है, जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह आंकड़ा 30% है। मित्रों, भारत भी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत कच्चे तेल और गैस के आयात के मामले में खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी मंदी की चपेट में आती है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। मूडीज ने 2026-27 के लिए भारत की विकास दर कम कर दी है। पहले 6.8% का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 6% कर दिया गया है। दूसरी तरफ महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। पिछले साल के 2.4 की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में 4.8% का अनुमान लगाया गया है। मित्रों, युद्ध का असर भारत में महंगाई के आंकड़े पर दिखने भी लगा है। आज आए आंकड़ों के मुताबिक मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.4% पहुंच गई है, जबकि इससे पहले फरवरी में यह 3.21% थी। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दामों का बढ़ना है। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने के सामानों की महंगाई मार्च में बढ़कर 3.87% पर पहुंच गई। फरवरी में यह आंकड़ा 3.47% था। यह स्थिति उस वक्त है जब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। डीएनए मित्रों, जब हम मंदी की बात कर रहे हैं तो आपको उस आखिरी आर्थिक मंदी के बारे में भी पता होना चाहिए जिसका दुनिया ने सामना किया था। आपको पता होना चाहिए मंदी कैसे दुनिया बदल देती है, किस तरह और कितनी तेजी से वो दुनिया की सीमाओं को तोड़कर आपकी जेब, आपके रोजगार तक पहुंच जाती है। वो आर्थिक मंदी 2008-2009 में आई थी। इसे 1930 के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट कहा जाता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस मंदी का सामना किया होगा। कई मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस मंदी का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा। डीएनए मित्रों, आप याद कीजिए, उस मंदी को लेकर बेल आउट पैकेज पर चर्चा के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक बयान काफी चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था, अगर पैसा नहीं बहाया गया तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। इस मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। बैंक ने उन लोगों को भी होम लोन दे दिए जो असल में चुका नहीं सकते थे।
बाद में अमेरिकी बैंकों ने इन जोखिम भरे लोनों को नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैक करके दुनिया भर के निवेशकों को बेच दिया। घर के दाम गिरने से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गए। इसकी वजह से जो संकट शुरू हुआ उसके कारण दुनिया के शेयर बाजार 40 से 50% तक गिर गए। सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 के नीचे आ गया, यानी 62% की गिरावट आई थी। 2009 की पहली तिमाही में दुनिया की जीडीपी पहली बार नेगेटिव में चली गई और आधिकारिक रूप से मंदी का ऐलान करना पड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार दुनिया को $50 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि उस वक्त अमेरिका की जीडीपी $15 ट्रिलियन से भी कम थी। सोचिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 3 गुना से भी ज्यादा का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ। आईएमएफ के अनुसार 2007 से 2010 के बीच 3 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। अकेले अमेरिका में 88 लाख लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, गंवानी पड़ी। यह आंकड़ा न्यूयॉर्क की उस समय की आबादी के बराबर था। भारत में बैंकिंग संकट नहीं आया, लेकिन आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर में छटनी हुई। साथ ही भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई। मित्रों, इस मंदी से उबरने में दुनिया को 5 से 10 साल का समय लगा। 2008 की मंदी के दौरान ही तेल का दाम सबसे महंगा हुआ था। जुलाई 2008 में तेल की कीमत $148 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। यह रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन इस बार $200 तक जाने का दावा किया जा रहा है। सोचिए तब मंदी की स्थिति क्या होगी। मित्रों, हॉर्मूज की नाकेबंदी के पीछे अमेरिका का मकसद चीन को परेशान करना है, लेकिन चीन ने मंदी से निपटने के साथ साथ अमेरिका को भी जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ के निर्यात पर पहले से पाबंदी लगा रखी है, जबकि इनका इस्तेमाल हथियारों के निर्यात में काफी होता है। एक टॉमाहॉक मिसाइल में 20 किलोग्राम रेयर अर्थ का प्रयोग होता है, लेकिन इसके लिए वो चीन पर निर्भर है। अगर चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर पाबंदी और सख्त कर दी तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को युद्ध के समय सबसे बड़ा झटका लगेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरफ अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों पे जो नाकेबंदी कर रहा है वो चीन के लिए कर रहा है, ताकि ईरान जो चीन को तेल भेज रहा था उन जहाजों को रोक करके चीन पर दबाव बनाया जा सके, और हो सकता है अप्रत्यक्ष तौर पर चीन फिर ईरान पर दबाव बनाए कि वो अमेरिका की शर्तों को मान ले। लेकिन चीन भी 2 कदम आगे है अमेरिका से। उसने जो रेयर अर्थ मेटल्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं अमेरिका के लिए, अब उस पर अपना हाथ कस लिया है। और अगर ये ट्रंप तक नहीं पहुंचे तो फिर सोचिए क्या होगा। हथियार प्रोडक्शन को लेकर ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि अमेरिकी कंपनियां मिसाइल का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगी। आधुनिक युद्ध में जो मिसाइल, ड्रोन और रडार सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उनमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और टंगस्टन जैसी धातुओं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये चीन के कंट्रोल में है। चीन ने पहले ही कह रखा है कि वो सेना के इस्तेमाल के लिए अमेरिका को इन धातुओं का निर्यात नहीं करेगा। यानी चीन युद्ध के समय अमेरिका में हथियारों की कमी लाने के इरादे से काम करेगा। रेयर अर्थ को आप चीन का हॉर्मूज भी कह सकते हैं। जिस तरह ईरान हॉर्मूज को हथियार बनाकर ट्रंप को अपनी शर्तों पर एक्सरसाइज करा रहा है, ठीक उसी तरह रेयर अर्थ वाले हॉर्मूज से चीन भी ट्रंप को पस्त करने की कोशिश में लगा हुआ है।